वर्क हो गया था और साथ में कंजर्वेटिव फील्ड की डिस्कशन भी हो गई थी और उसमें हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड 100% कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड 100% कंजर्वेटिव है, इलास्टिक फील्ड 100% कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फील्ड 50% है और इसके अलावा जितने भी है, चाहे वो अप्लाइड फोर्सेस हैं, चाहे अपोजिंग फोर्सेस हैं, चाहे ड्रैग फोर्सेस हैं, चाहे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, वो 0% कंजर्वेटिव है आपके साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये तमाम पोस्टुलेट्स को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो अगर इसके मुकाबले में दूसरे फोर्सेस जो है अगर वो 0% है तो फिर आप मैग्नेटिक को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है या इलास्टिक फील्ड मौजूद है तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी तरफ जाएगी। ठीक है, अच्छा, आज हम बात करते हैं सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को आप डिफरेंट तरीकों से समझ सकते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का एक तरीका ये है कि एनर्जी कन्वर्जन जो है, एनर्जी कन्वर्जन ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जब वर्क हो। ठीक है, आप इसको ज़हन में रखें कि एनर्जी कन्वर्जन का हर रास्ता वर्क से गुजरता है। वर्क के बगैर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वर्क होगा तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपके साथ अगर एनर्जी का एक फॉर्म 1 है और फिर एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म 2 है तो ये दरमियान में ये कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, वर्क का। अगर काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होना चाहती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होना चाहती है या कोई भी एनर्जी का कन्वर्जन है वो थ्रू वर्क होगा। वर्क के बगैर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का एक तरीका है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का दूसरा तरीका ये है कि when work is done on the body, work is done on the body, तो उस बॉडी की एनर्जी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एंड when work is done by the body, तो फिर उस बॉडी की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो बॉडी वर्क करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिस बॉडी पे वर्क होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। या तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को आपने ऐसे समझना है या फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को ऐसे समझना है कि when positive work is done on the body, जब एक बॉडी पे कौन सा वर्क हो, पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और when negative work is done on the body, तो फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जिस बॉडी पे पॉजिटिव वर्क होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिस बॉडी पे नेगेटिव वर्क होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये कुछ शॉर्टकट की स्टेटमेंट्स थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने के लिए, लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अगर आपने डिटेल समझना है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के 5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसमें केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप चाहो तो वर्क कन्वर्ट हो सकता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और उस केस नंबर 1 में आपको ये फॉर्मूला यूज करने की इजाजत होती है और आप ये यूज कर सकते हो कि F into D is equal to half mv²। लेकिन इस केस नंबर 1 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि वर्क हो रहा होगा और उस वर्क की वजह से स्पीड जो है वो बढ़ेगी और
हाइट क्या रहेगी, हाइट सेम रहेगी। मतलब जब आप मतलब लेट सपोज हम कह दे कि a car is accelerating on a horizontal road, a car is accelerating on a horizontal road, तो इस केस में इंजन जो वर्क कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड है, हाइट चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही, तो वर्क सारा का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा अगर आइडियल केस है तो वर्क सारा का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल केस है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ mv² प्लस साथ में क्या आ जाएंगी, साथ में आपके साथ लॉसेस भी आ जाएंगी। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का दूसरा केस है कि वर्क अगर आप चाहे तो किस में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और उस केस में आपको इस फॉर्मूला को यूज करने की इजाजत मिल जाती है, FD = इन आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस में mgh प्लस लॉसेस। लेकिन इसमें आपने देखना होगा कि वर्क हो रहा हो और वर्क की वजह से हाइट इंक्रीज हो रही हो और स्पीड क्या हो, स्पीड सेम हो। जैसे हम कह दें कि a car is rising a hill with constant velocity, rising a hill with constant velocity, तो अब इसमें जो पेट्रोल की वजह से, इंजन की वजह से जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि आपके साथ स्पीड आप क्या है, स्पीड सेम है। लेकिन राइजिंग अ हिल है तो हाइट क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है, तो ऐसे केस में वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कैटेगरी नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है कि ये भी पॉसिबल है कि वर्क का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में जाए और कुछ हिस्सा काइनेटिक में जाए। उस केस में फिर आप यूज कर सकते हैं FD = हाफ mv² प्लस mgh प्रैक्टिकल आइडियल केस में, और हाफ mv² प्लस mgh प्लस लॉसेस किसमें, प्रैक्टिकल केस में। लेकिन इसके लिए आपने देखना होगा कि वर्क हो रहा हो और वर्क की वजह से स्पीड भी बढ़ रही हो और उसी वर्क की वजह से हाइट भी क्या हो रही हो, हाइट भी बढ़ रही हो, तो फिर आप कहेंगे कि अब वर्क का कुछ हिस्सा काइनेटिक में जा रहा है और कुछ हिस्सा पोटेंशियल में। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहें कि a car is accelerating up a hill, मतलब अप अ हिल, अब हाइट भी बढ़ रही है और एक्सेलरेटिंग स्पीड भी बढ़ रही है, तो अब जो गाड़ी के इंजन का वर्क होगा वो काइनेटिक में भी जाएगा और वो पोटेंशियल में भी जाएगा, और अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो साथ में लॉसेस भी बनेगी। केस नंबर 4 वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का कहता है, वो केस जो है वो डाउनवर्ड फ्री फॉल का है, डाउनवर्ड फ्री फॉल का, जिसमें आपके साथ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक में, और उस केस में आपको इजाजत मिलती है इस फॉर्मूला को यूज करने की कि mgh = हाफ mv², मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और प्रैक्टिकल केस में आप कहेंगे mgh = हाफ mv² प्लस लॉसेस, और इसके लिए आपने कंडीशन देखना होगा कि हाइट डिक्रीज हो रही होगी और स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, तो उस वक्त आपने ये फॉर्मूला जो है ये यूज करना है। और केस नंबर 5 जो है वो अपवर्ड फ्री फॉल का है, अपवर्ड फ्री फॉल का, जिसमें आपके साथ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और उस केस में आप फॉर्मूला यूज करते हो हाफ mv² = mgh आइडियल केस में, और
साथ में प्लस लॉसेस आ जाएंगे, और इसके लिए कंडीशन ये होगी कि स्पीड डिक्रीज हो रही होगी और हाइट इंक्रीज हो रही होगी। तो उस वक्त आप ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं। हमने बार बार इस क्वेश्चन में लॉसेस की बात की। लॉसेस की 3 किस्में हैं। एक लॉस है हीट लॉस, एक लॉस है साउंड लॉस, एक लॉस है लाइट लॉस। इस लाइट लॉस को हम रेडिएंट लॉसेस भी कहते हैं। अच्छा, इस हर लॉस का अपना रीजन है। हीट लॉस का रीजन है वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। हीट लॉस का रीजन है वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्सेस। जिस फोर्स का मकसद जो है मोशन को स्टॉप करना हो, जिस फोर्स का मकसद क्या हो, मोशन को स्टॉप करना, उस फोर्स के खिलाफ जब वर्क होता है तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। साउंड लॉस का रीजन है वाइब्रेशनल मोशन। साउंड लॉस का रीजन क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। जहां पर भी वाइब्रेशनल मोशन होगा वहां साउंड एनर्जी लॉस करेगी, चाहे हम वो सुन सके या ना सुन सके। लेकिन जहां पर भी वाइब्रेशनल मोशन होगा वहां साउंड एनर्जी की लॉसेस होती रहेंगी। हो सकता है वो साउंड इंफ्रासोनिक रीजन में हो सकता है वो अल्ट्रासोनिक रीजन में हो सकता है वो आयोडेबल रीजन में हो, लेकिन साउंड एनर्जी के लॉसेस जहां पर भी वाइब्रेशनल मोशन होता है उसकी वजह से होती है। लाइट लॉसेस जो है ये टेम्परेचर की वजह से होते हैं। हर बॉडी अपने टेम्परेचर के मुताबिक कुछ रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ये रेडिएशंस मीडियम इंडिपेंडेंट होते हैं, मीडियम ना भी हो तो ये लॉसेस होती रहती है। तो इन लॉस को रोकने का हमारे साथ कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो लॉसेस के ये 3 रीजन हैं, हीट लॉसेस, साउंड लॉसेस और लाइट लॉसेस। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के डोमेन पे अगर आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने उस क्वेश्चन में देखना होगा कि कौन कौन सी एनर्जीज डिक्रीज हो रही हैं और कौन कौन सी एनर्जीज बढ़ रही हैं। उन डिक्रीजिंग एनर्जीज को आपने एक साइड पे लिखना है और बढ़ती हुई एनर्जीज को आपने दूसरे साइड पे लिखना है, और फिर उसी से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये देखना होगा कि कौन सी एनर्जीज बढ़ रही हैं और कौन सी एनर्जीज कम हो रही है। बढ़ने वाली एनर्जीज जो होंगी वो एनर्जी यूज होगी, और कम होने वाली एनर्जीज जो होंगी वो एनर्जी सोर्स होगी, और एनर्जी सोर्स हमेशा एनर्जी यूज्ड के इक्वल होती है। मतलब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और कुछ नहीं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अ बॉडी इज फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, अ बॉडी इज फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल डिक्रीज तो हो रही है। मतलब बॉडी अगर फॉल कर रही है तो किसके बलबूते पे कर रही है? पोटेंशियल पे कर रही है, ठीक है। अगर वो मोशन कर रही है तो उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी है, उसके हेल्प से वो एबिलिटी रखती है काम करने की, और वो क्या बन गई, वो एनर्जी सोर्स बन गई, वो डिक्रीज हो रही है। अब ये कन्वर्ट किस में हो रही है? और क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, तो इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो चेंज
नहीं हो रही, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है सारी जा रही है हीट लॉसेस में, और वो कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में, या वो कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपके साथ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बाद थोड़ी सी बात पावर पे कर लेते हैं। पावर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, अच्छा एसआई यूनिट इसका जो है वो वॉट है, और वॉट इक्वल होता है 1 जूल बाय 1 सेकेंड के। 1 वॉट का मतलब होगा एक ऐसा मशीन जो 1 जूल का वर्क करता है 1 सेकेंड में। 10 वॉट का मतलब होगा एक ऐसा मशीन जो 10 जूल्स का वर्क करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, सो पावर आपको बताता है कि वर्क करने का रेट जो है वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है कि किसी भी क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करने से इनडायरेक्टली आपको स्पीड का पता चलता है। तो वर्क को भी अगर आप टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं तो आप मतलब उस मशीन का स्पीड मालूम करना चाहते हैं कि वो मशीन वर्क तेजी से कर रहा है या वो मशीन वर्क जो है स्लो कर रहा है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर इसलिए स्केलर है क्योंकि वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, और स्केलर और स्केलर की डिवीजन से हमेशा स्केलर आता है। या इसको आप अगर ऐसे डिस्कस कर लें कि पावर इज वर्क बाय टाइम, और वर्क की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लें, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की जगह आप वेलोसिटी लिख दें, तो ये पावर का एक दूसरा फार्मूला आ जाता है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ से भी पावर के स्केलर होने का सबूत मिल जाता है कि पावर डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। इस पे आप स्केलर प्रोडक्ट की फिर तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फोर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो 3i + 2j + k, और वेलोसिटी भी आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो, तो और आपसे कहा जाए कि पावर फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? दोनों मानू कैसा अरे जब एक वेक्टर भी कंपोनेंट में गिवन हो, दूसरा भी कंपोनेंट में गिवन हो, तो डॉट प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्मूला था? तो ये आ जाएगा 6 + 4 + 3। तो 6 + 4 + 3 आपके साथ
13 वॉट्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। जब दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि i को i के साथ करें, j को j के साथ करें, k को k के साथ। सो 2 into 3 से 6 आ जाएगा, 2 into 2 से 4 आ जाएगा, 1 into 3 से 3 आ जाएगा। तो आपके साथ आंसर आ जाएगा क्या? 13 वॉट्स। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आप पावर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर भी क्या है? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। ये पावर मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। ये पावर जीरो तब होगा जब फोर्स और वेलोसिटी एंटी परपेंडिकुलर होंगे, और पावर नेगेटिव मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और वेलोसिटी आपस में 180 का एंगल बनाएंगे। तो जितने भी आपके साथ प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की, वो तमाम जो है पावर पे एप्लीकेबल है। पावर का एक दूसरा यूनिट भी है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो हॉर्स पावर जो है ये किसकी इक्वल होता है? 746 वॉट्स की इक्वल होता है। तो इसके कन्वर्जन पे भी आपके क्वेश्चन ला सकते हैं, और वो आपसे जो है हॉर्स पावर में भी वैल्यूज मांग सकते हैं। हाँ, कम के सोच खबर अदा सबा पर वक्त रखे सबा लग सोच पे कम का मेरे तो में। हाँ, दो ग्राम क्वेश्चनों की सड़े सड़े हैरान के कमेंट्स के लेवल से सड़े हैरान सी सीधा दा दोनों लेवल से तो संग और से दे क्या के साथ 1 है ना, तो k डॉट k से तो 1 आएगा ना। यूनिट वेक्टर्स में k डॉट k से क्या आता है? 1, और 1 into 3 से 3 आ जाएगा। इसी तरह j डॉट j से क्या आएगा? 1 आएगा, और 2 into 2 से 4, और i डॉट i से 1 आएगा, और 2 3s are 6। ठीक है, तो जब कंपोनेंट्स गिवन होते हैं तो फिर हम सिर्फ इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो जो चैप्टर 2 की नवीन अनुसार है ना, ये यार उस तरह है सर का चैप्टर 2 वाला ना। हां, का 1 का चैप्टर 2 ना, चैप्टर 2 ना चैप्टर 2 के देना। अच्छा, तो अच्छा एक अगर आप जो है इसको रिलेट करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ, तो फिर आप पावर का ये फॉर्मूला भी डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें वर्क किस में कन्वर्ट हो गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। आप पावर का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हाफ mv² बाय टाइम, जिसमें वर्क कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी में। और आप पावर का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं mgh प्लस हाफ mv² बाय टाइम, जिसमें वर्क का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में और कुछ हिस्सा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया होगा। इसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप वर्क को सब्जेक्ट करें तो वर्क का फॉर्मूला आता है पावर इनटू टाइम। एक बात तो क्लियर है कि अगर आप पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस चीज का यूनिट आएगा? वर्क का यूनिट आएगा। अगर आप पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस चीज का यूनिट आएगा? वर्क का। अगर हम पावर को किस यूनिट में मेजर करें? वॉट्स में, और टाइम को किस यूनिट में मेजर करें? सेकंड्स में। मतलब हम पावर का भी एसआई यूनिट कंसीडर कर लें और टाइम का भी एसआई यूनिट कंसीडर कर लें, तो फिर तो वर्क का भी कौन सा यूनिट आएगा? एसआई यूनिट जूल आएगा। लेकिन अगर हम पावर को मेजर करें किस में? किलोवाट में, और टाइम को मेजर करें किस में? आवर्स में, तो इनके प्रोडक्ट से भी वर्क का यूनिट आएगा, लेकिन उस यूनिट को जूल नहीं कहेंगे, उस यूनिट को कहेंगे किलोवाट आवर।
तो किलोवाट आवर भी एनर्जी का या वर्क का यूनिट है, लेकिन ये जाउल से बड़ा यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर में आपके साथ 3.6 into 10⁻⁶ जाउल्स होते हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करें, मतलब 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट लिख दे और 1 आवर की जगह 3600 सेकंड्स लिख दे और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3.6 into 10⁻⁶ आता है। तो मतलब किलोवाट आवर जो है ये जाउल से कितने टाइम्स बड़ा है? 3.6 into 10⁻⁶ टाइम्स। ये यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का कमर्शियल यूनिट है। जब हम इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो हमें वापदा जो है 1 यूनिट कॉस्ट करता है। और इस यूनिट को समझने के लिए आसान तरीका ये है कि हमारे घरों की जो इस्त्री होती है वो नॉर्मली 1 किलोवाट की होती है। मतलब हम अपनी इस्त्री को 1 घंटे के लिए ऑन रखे तो हम 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, या हम 3.6 into 10⁻⁶ जाउल्स की एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, आपसे कहा जा सकता है मिसाल के तौर पे कि फर्ज करें एक घर में 2 लैंप्स हैं और हर लैंप का पावर 140 वाट है और हर लैंप जो है वो 8 आवर्स के लिए डेली ऑन होता है। और उसी घर में 2 फैंस हैं, हर फैन का पावर 200 वाट है और वो हर दिन 10 आवर्स के लिए ऑन होते हैं। और उसी घर में एक फ्रिज है और उस फ्रिज का पावर 1000 वाट है और वो दिन में 24 घंटे ऑन होता है। आप मालूम करें कि महीने के लिए कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए होंगे। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है? आपने इस तरह करना है कि 1 by 1। अच्छा, यूनिट्स कंजम्पशन के लिए पहली बात जरूरी ये है कि आपने पावर को किस यूनिट में लेना होगा? किलोवाट में, और टाइम को आवर्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पावर आपको गिवन है, वॉट्स में गिवन है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो ये यूनिट किस में चला जाएगा? किलोवाट में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, और चूंकि 2 है तो 2 के साथ भी आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। फिर यही प्रोसेस आप इसके साथ भी कर लेंगे। 200 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, और फैंस की तादाद भी 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर एक फ्रिज है तो 1000 को 1000 पे डिवाइड करके 24 के साथ मल्टीप्लाई। अगर ये टाइम आपके साथ मिनट्स में है या सेकंड्स में है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, और ये भी फाइंड कर लेंगे। फिर इन तीनों को हम आपस में ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि कितने दिनों के लिए कैलकुलेट करना था, ये डे के यूनिट कंजम्पशन आ जाएंगे, 1 दिन के। क्योंकि महीने के लिए कैलकुलेट करना था तो आप इनटू 30 भी कर लेंगे। और फिर अगर आपको 1 यूनिट का कॉस्ट भी गिवन हो तो फिर आप उसको उस यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके बिल भी, टोटल कॉस्ट जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। तो किलोवाट आवर पे आपके क्वेश्चंस आते हैं और उसमें तरीका ये है कि पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करें, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस हैं तो हर एक को अलग अलग कन्वर्ट करें, सबको आपस में फिर
ऐड कर दें, ठीक है। तो अच्छा, ये बात हो गई आपके साथ पावर की। पावर जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एवरेज भी आप निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस पावर भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपके साथ पावर वर्क टाइम का ऐसा ग्राफ हो तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि पावर इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। अगर वर्क टाइम का ऐसा ग्राफ हो, कांस्टेंट तो है, ये वाला तो कांस्टेंट पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, ये कांस्टेंट 0 पावर है, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा हो तो कांस्टेंट नेगेटिव पावर है, अगर ग्राफ ऐसा हो इंक्रीजिंग पॉजिटिव पावर है, और अगर ग्राफ ऐसा हो तो फिर डिक्रीजिंग पॉजिटिव। नेगेटिव तब होगा जब वापस नीचे आएगा, जब तक नीचे नहीं आया तो ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिवली होगा। अब ये नेगेटिव है, ये नीचे आ रहा है। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा हो डिक्रीजिंग भी है, नेगेटिव भी है, अगर ऐसा हो इंक्रीजिंग भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, पावर देता है। अगर ऐसा है तो कांस्टेंट पॉजिटिव, ऐसा है तो 0 कांस्टेंट, अगर ऐसा है तो नेगेटिव कांस्टेंट, ऐसा है तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ऐसा है तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। और पावर टाइम ग्राफ अगर हो, पावर टाइम ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट है कि उसका एरिया इंपॉर्टेंट? पावर टाइम ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एरिया इंपॉर्टेंट है। और एरिया से आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगी या एनर्जी मिलेगी। तो फिर जो भी शेप होगा उसी के मुताबिक आपने फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करें, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करें। ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं है, कोई जो है वो इर्रेगुलर शेप है, तो फिर आपके साथ तरीका कौन सा है, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम है। फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट के आपने वो समेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये बात आपके साथ हो गई पावर की। वर्क भी हो गया, कंजर्वेटिव फील्ड भी हो गई, पावर भी हो गया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हो गया। चैप्टर खत्म। हाँ, अच्छा देखिए, इस तरह है कि आपके साथ जो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले जो है पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट समझ लें। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब आती है? पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, एनर्जी को समझते हैं ना, द एबिलिटी टू डू वर्क, नोर एनर्जी न सब है, हाँ, karena tahu sudah sedene lawa sebel definition terzi, हाँ, the energy वाले का सेम सिक्योर आदि से the energy define के, हाँ, एनर्जी जो है उसकी डिफिनीशन है the ability to do work। और एनर्जी की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आप एनर्जी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन अ ब्रॉड सेंस, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या है, ये वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की डिफिनीशन को जरा देखें, द एबिलिटी टू
डू वर्क। और वर्क क्या है? Energy. वर्क क्या है? वर्क, अभी हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा कि जब वर्क होता है तो बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है। जब वर्क होता है तो बॉडी की एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज। अच्छा, एनर्जी की क्या डेफिनेशन हुई? द एबिलिटी टू डू वर्क। और वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब है एनर्जी को चेंज करना। तो एनर्जी की क्या डेफिनेशन हुई? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स एबिलिटी। उस पर एग्जाम्पल कोई कहे। The ability of a body to change its ability is known as energy. देखिए, एक बॉडी में 30 जाउल्स की केमिकल एनर्जी मौजूद है। जब वो वर्क करेगी तो अपनी केमिकल एनर्जी को क्या कर देगी? अपनी केमिकल एनर्जी को चेंज कर देगी। तो उसमें उसके बाद उतनी एबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज है जिसके हेल्प से बॉडी अपनी ही एबिलिटी को चेंज कर देती है, या अपने ही आपके साथ एनर्जी को चेंज कर देती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। और एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है या ड्यू टू पोजीशन? वैसे तो एनर्जीज की बहुत सी टाइप्स हैं, मतलब हीट एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। लेकिन मेजॉरिटी जो है ऑन द मेजर सेंस आप देखें तो एनर्जी या ड्यू टू मोशन होगी या ड्यू टू पोजीशन होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी ड्यू टू मोशन है और उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। वो मास के साथ सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रखती है, स्पीड के साथ स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी रखती है। स्पीड डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल डबल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब स्पीड कांस्टेंट हो तो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फिर वो मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक फार्मूला p²/2mv है। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखती है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रखती है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें आप पहली बात ये याद रखिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट है। ये क्या है? फील्ड। बल्कि फील्ड रिलेटेड से बेहतर है कि हम कह दें कि ये एक फोर्स रिलेटेड कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये फोर्स रिलेटेड कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी में याद रखें कि एक फोर्स होगा और उस फोर्स का अपना एक एम होगा। एक फोर्स होगा और उस फोर्स का एक मकसद होगा और आपने उस फोर्स के एम के खिलाफ वर्क करना होगा, ठीक है। जैसे अच्छा, फील्ड के बारे में देखें, 3 बातें याद रखें। जब भी आप फील्ड में किसी बॉडी को मूव कराते हैं, जब भी हम फील्ड में किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो फील्ड 3 किस्म की रिस्पॉन्सेस देता है। या तो फील्ड उस बॉडी के मोशन को सपोर्ट करेगा, मतलब फील्ड कहेगा कि आप मेहनत मत करो, आप सिर्फ छोड़ दो बॉडी को। ये जो आप जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराना चाहते हो मैं कराता हूं, आप जो है अपनी तरफ से मेहनत मत करो। मतलब फील्ड उस मोशन को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। या फिर फील्ड उस मोशन को अपोज करेगा। फील्ड कहेगा कि करके तो दिखाओ, ठीक है, मतलब मैं बॉडी को मूव कराना चाहूंगा लेकिन फील्ड उसे अपोज करेगा। और या फील्ड की कोई परवाह नहीं होगी, फील्ड ना सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा। फील्ड कहेगा मेरी बला से करना है कर लो, नहीं करना मत करो, मैंने ना सपोर्ट करना है ना अपोज करना है।
तो अब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में देखें, अगर मैं इस बॉडी को नीचे ले जाना चाहूं तो फील्ड कहेगा कि आप सिर्फ इसे रिलीज कर दो, ये मोशन करवाना मेरा काम है। तो इस मोशन को फील्ड क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और ये वो मोशन है जो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होता है, और ये वो मोशन है जिसमें पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, और फील्ड वर्क करेगा। मुझे वर्क करने की जरूरत नहीं है, फील्ड इस पे वर्क करेगा। एक ये मोशन है, इस बॉडी को ऊपर ले जाना, फील्ड अब इसे अपोज करेगा। जब फील्ड इसे अपोज करेगा तो मुझे फील्ड के खिलाफ वर्क करना होगा, या फील्ड को मेरे खिलाफ वर्क करना होगा। और ये वो केस है जिसमें बॉडी लो पोटेंशियल से हाई तक जाती है, और ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक ये केस है, ये मोशन जो है फील्ड के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे है, इसको फिर हम इक्विपोटेंशियल पाथ कहते हैं। इस पे फील्ड ना सपोर्ट में वर्क करता है और ना ही फील्ड अपोजिशन में वर्क करता है, ठीक है। तो फील्ड जो है आपने वर्क करना है, खुद ले जाओ, नहीं करना मत ले जाओ। फील्ड ने ना सपोर्ट में वर्क करना है ना अपोजिशन में, क्योंकि हमने जो है आगे फिर सेकेंड ईयर में पढ़ना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q डेल्टा V। तो वर्क तभी फील करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो तो फील्ड कोई वर्क नहीं करता। तो इक्विपोटेंशियल में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होती। तो याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट ये है कि एक फोर्स होगा, उस फोर्स का एक मकसद होगा, आपने उस मकसद के खिलाफ वर्क करना है, ठीक है। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मकसद क्या है? ये मॉलिक्यूल्स करीब आए, ठीक है। जब आप उसके मकसद के खिलाफ वर्क करके मॉलिक्यूल्स को दूर कर देते हैं तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स होते हैं, फिर सॉलिड्स आते हैं, क्योंकि सॉलिड्स पे वर्क नहीं हुआ होता। सॉलिड्स पे हम वर्क करके मॉलिक्यूल को दूर करते हैं, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस पे वर्क करते हैं, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल नहीं कहेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के खिलाफ है। इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक दूसरी सिचुएशन में आपके साथ एक बकेट है अपसाइड डाउन, और आप इसको वाटर में बॉटम पे लाना चाहते हैं, ये खुद आएगा? कौन सा फोर्स इसे आने नहीं देगा? ड्रैग फोर्स, वाटर फोर्स, अपथ्रस्ट। हाँ, ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट एक चीज नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अपथ्रस्ट इसे यहाँ बॉटम पे लाने नहीं देगा, तो आपको अपथ्रस्ट के खिलाफ क्या करना होगा? वर्क करना होगा। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम क्या कहेंगे? अपथ्रस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। या मिसाल के तौर पे आप कंसीडर करें कि ये अर्थ है, ये डेंसर एटमॉस्फेयर है, ये रेयर एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन से एक बैलून फिल कर लें और इसको अर्थ के सरफेस की तरफ करीब लाए, ये आएगा? नहीं आएगा। डेंसर गैसेस का अपथ्रस्ट इसे आने नहीं देगा। तो हम लाएंगे तो अपथ्रस्ट के खिलाफ वर्क करके लाएंगे, तो इस बैलून में भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सी टाइप्स है, डिपेंडिंग आपने किस फोर्स के खिलाफ वर्क किया है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वर्क किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपने इलास्टिक फोर्स के खिलाफ वर्क किया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने अपथ्रस्ट के खिलाफ वर्क किया तो अपथ्रस्ट पोटेंशियल एनर्जी, आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के खिलाफ वर्क किया तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी।
आपने केमिकल फोर्स के खिलाफ वर्क किया तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और हर एक एनर्जी में आप एक बात पे गौर करें कि इट इज वर्क अगेंस्ट द फोर्स। वर्क अगेंस्ट द फोर्स का मतलब थीटा हमेशा क्या आएगा, थीटा हमेशा 180 आएगा। और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। हम नेगेटिव साइन लगाते नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इट इज वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स का मतलब अपथ्रस्ट इस पे ऊपर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये कैसे करेगी, नीचे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बनेगा, 180 का। और जब आपके साथ वर्क में एंगल 180 का होता है तो उसको हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, चाहे वो जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो। बाकी बड़े फार्मूले वगैरह सब आप